एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने पल्सैटिला की डिस्कस किया था, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में और इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्फीयर ऑफ एक्शन, पैथोजेनेसिस एंड द क्लिनिकल्स विच डेवलप्स इन द पेशेंट सो दैट वी कैन प्रिस्क्राइब पल्सैटिला नाइग्रिकन्स। सो हम देखेंगे इन तीनों चीज़ों को, हम एक साथ देखेंगे रिलेट कर स्फीयर ऑफ एक्शन, पैथोजेनेसिस एंड क्या क्या क्लिनिकल्स हमें पल्सैटिला के पेशेंट्स में देखने को मिल सकते हैं। तो इसका जो मेन इम्पोर्टेंट एक्शन है वो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है म्यूकस मेम्ब्रेन पर। अब वी नो दैट म्यूकस मेम्ब्रेन मेनली कहाँ पर प्रेजेंट रहती है? आईज में, एयर्स में, नोज में, मतलब पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, एंड इन द फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स। अब पल्सैटिला का जो प्लांट है या पल्सैटिला जो ड्रग है वो क्या पैथोजेनेसिस कॉज करता है कि ये इरिटेशन प्रोड्यूस करता है म्यूकस मेम्ब्रेन में। इट कॉजेज इरिटेशन इन द म्यूकस मेम्ब्रेन। इरिटेशन होगी और क्या होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन से जितने भी डिस्चार्जेस होते हैं उन डिस्चार्जेस के सीक्रेशन को ये बढ़ा देगा, डिस्चार्जेस इंक्रीज हो जाएंगे। और वो डिस्चार्जेस कैसे रहेंगे? येलोइश एंड ग्रीनिश डिस्चार्जेस रहेंगे। एंड उनका कैरेक्टर कैसा रहेगा? ब्लेंड नेचर के रहेंगे वो। अब अगर हम आईज में देखें, आईज में म्यूकस मेम्ब्रेन पे अगर डिस्चार्जेस बढ़ रहे हैं तो हमें क्या देखने को मिल सकता है कि आईज में इरिटेशन होगी। एंड जो मोस्ट कॉमन सिम्टम इसमें देखने को मिलता है वो है स्टाइज। स्टाइज होती हैं, पस फॉर्मेशन हो जाता है म्यूकस के सीक्रेशन की वजह से अपर आईलिड्स में। अगर एयर्स में इसका एक्शन होगा तो ये एयर्स में डिस्चार्ज को बढ़ा देगा, इसकी वजह से हमें एयर में इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। नोज में अगर होगा तो नोज में भी डिस्चार्जेस बढ़ जाएंगे। एंड डिस्चार्जेस कैसे होंगे? येलोइश, ग्रीनिश एंड ब्लेंड। अब हम अगर इसकी क्लिनिकल देखें तो हमने देखा कि आईज की म्यूकस मेम्ब्रेन पे इसने वर्क करा तो क्या सेट हुआ? स्टाइज का फॉर्मेशन हुआ। एयर्स में डिस्चार्जेस बढ़े, इन्फ्लेमेशन हुआ। नोज में क्या देखने को मिलता है हमें? कोराइजा हो जाता है। अब ये सारे डिस्चार्जेस हमने कैसे देखे थे? ब्लेंड नेचर के देखे थे। अब फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स में ये दो जगह वर्क करता है। एक तो इसके जो मेंसेस रहते हैं वो डिस्टर्ब रहते हैं, लेकिन हम मेनली म्यूकस मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। तो म्यूकस मेम्ब्रेन से जो सीक्रेशन होता है, या मतलब ग्लैंडुलर सीक्रेशन है, बट मेनली जहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पर तो वो है ल्यूकोरिया। जब सीक्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? ल्यूकोरिया भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है कि सारे डिस्चार्जेस जो हैं इसके ब्लेंड हैं, लेकिन ल्यूकोरिया जो है वो एक्रेड रहता है, बर्निंग सेंसेशन देता है जो कि और कोरोट कर देता है थाई रीजन को। ये हमने देख लिया है कि स्फीयर ऑफ एक्शन म्यूकस मेम्ब्रेन पे। दूसरा ये बहुत अच्छा जो वर्क करता है वो है वेंस।
वेंस में क्या करता है, ये ब्लड का अक्यूमुलेशन करवा देता है। ब्लड का अक्यूमुलेशन होगा तो क्या होगा, कंजेशन फील होगा, विच लीड्स टू वेरिकोसिस। और यहाँ पे जो है हमें मेनली वेरिकोसिस देखने को मिलता है रेक्टम रीजन में। अब रेक्टम की वेंस पे अगर इफेक्ट कर रहा है तो द सेकेंड थिंग विच वी सी दैट के पल्सेटिला के पेशेंट्स जो हैं उनमें हमें हेमरेट्स भी देखने को मिलते हैं। ये इसका क्लिनिकल हो गया। फिर इसका एक और एक्शन जो है वो है यूटरस पे। अब यूटरस हमारा कैसा है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। यूटरस की ये मसल्स पे वर्क करता है। यूटरस की मसल्स पे वर्क करेगा तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, एंड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन लीड्स टू पेन। और ये पूरी कंडीशन अगर हम देखें कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं जिसकी वजह से जो है पेनफुल सेंसेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, तो ये हमें जनरली कब देखने को मिलता है, फीमेल्स में। ये हमें उन फीमेल्स में देखने को मिलता है जिन्हें डिस्मेनोरिया होता है। एक और जो इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है वो है एक्सट्रीमिटीज़ पे। अब एक्सट्रीमिटीज़ में भी ये कहाँ मेनली एक्ट करता है, पाम्स पे एंड सोल्स पे। पाम्स एंड सोल्स में ये बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस कराता है, और ये बर्निंग सेंसेशन हमें जनरली उन लेडीज़ में देखने को मिलती है जो कि एनेमिक होती हैं। तो हमें इससे एक और इसका क्लिनिकल मिल गया कि ये एनेमिया में भी वर्क करेगी। इसके अलावा ये वर्क करता है जॉइंट्स पर। जॉइंट्स पे ये करवा देता है इन्फ्लेमेशन, एंड इन्फ्लेमेशन लीड्स टू पेन इन द जॉइंट। यानी ये कोस करवाता है रियूमेटिज्म एंड आर्थराइटिस की कंडीशन जॉइंट्स में। इसके अलावा हमने आईज पे देख लिया है इसका एक्शन। ये जो है हमारी पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। पॉलीक्रेस्ट रेमेडी वो रेमेडीज़ होती हैं जो कि हमारे हर एक सिस्टम पे वर्क कर रही होती हैं, लेकिन मेनली जो इसके स्फीयर ऑफ एक्शंस हैं वो इन 5 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हमने इसके स्फीयर ऑफ एक्शन देख लिया। स्फीयर ऑफ एक्शन के साथ साथ हमने इसका पैथोजेनेसिस देख लिया कि क्या पैथोजेनेसिस कोस कराता है, और हमने उसके साथ साथ क्या क्या क्लिनिकल्स हमें देखने को मिल सकते हैं वो देख लिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द गाइडिंग सिम्टम्स। इसके गाइडिंग सिम्टम्स में हमें जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो देखने को मिलती है चेंजेबिलिटी ऑफ द सिम्टम्स। अब वो चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम्स को हम डिस्कस करें। द फर्स्ट पॉइंट विच शुड बी नोटेड the changeability of symptoms. चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम्स कैसे देखने को मिलती है कि इनके पेशेंट्स जो हैं इनमें अगर पेन हो रहा है कहीं पर तो पेन शिफ्टिंग नेचर का होगा। कैसा होगा, एक जॉइंट से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा तो पेन जो है वो शिफ्ट होता है। एक ये चेंजेबिलिटी देखने को मिलती है। दूसरा जो एक इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रूब्रिक लिया जाता है जो कि इसका की पॉइंट है वो है नो टू स्टूल्स आर अलाइक। मतलब इनके जो पेशेंट्स हैं वो कभी कहेंगे कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है, कभी कहेंगे कि उन्हें जो है बहुत सॉफ्ट स्टूल्स आते हैं। तो ये चेंजेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। इसके साथ इनकी कोई नो टू चिल्स आर सिमिलर, ये बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम है जो कि इनका कंसाइडर किया जाता है। नो टू चिल्स आर सिमिलर।
अब हमें इतनी ज़्यादा चेंजेबिलिटी इनके सिम्टम्स में देखने को मिलती है कि जब पेशेंट अपनी कंप्लेंट्स बताएगा किसी भी होम्योपैथ को आकर, तो उस केस को समझना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मतलब ऐसा लगेगा कि बिना हेड एंड टेल के पेशेंट जो है वो सिम्टम्स बता रहा है। कभी उसके किसी जॉइंट में पेन हो रहा है, फिर वो पेन शिफ्ट होकर दूसरे जॉइंट्स में हो जाता है। दूसरी बात, एज अ होम्योपैथ जो हम बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं जिसे, कि हम जो है मेडिसिन को सिलेक्ट करने से पहले उस पेशेंट के स्टूल्स की कैरेक्टरिस्टिक उस पेशेंट से पूछते हैं। तो यहाँ पे जो है वो स्टूल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो है चेंज हो रही है। इसके 2 चिल्स सिमिलर नहीं है। मतलब ये रेमेडी जो है, इसके एवर चेंजिंग सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। सेकंड चीज़ जो इसकी में बहुत देखने को मिलती है वो है इसके पेन। अब इसके पेन जो हैं वो भी, पेन की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें इसमें देखने को मिलती है। अब उसमें जो मेन जिस पर हम जो है फोकस करते हैं वो है एक तो अपीयरेंस, कि इसके पेन जो है चाहे वो जॉइंट्स में हो, एक्सट्रीमिटीज़ में हो, कहीं भी उनकी अपीयरेंस ऐसे रहती है कि वो पेन या तो सडनली आता है, सडनली अपीयर होगा एंड ग्रेजुअली जाएगा, या फिर ग्रेजुअली अपीयर होगा और सडनली पेन गायब हो जाएगा। दूसरी चीज़ देखने को मिलती है, इनका पेन जो है वो अकम्पनीड रहता है चिलनेस के साथ। कि इन पेशेंट्स में जब पेन होगा, वो रूमेटिज्म का हो, जॉइंट पेन हो, कोई भी पेन हो, तो उनमें चिलनेस बहुत मार्क्ड रहेगी उस टाइम पे, कि पेशेंट कहेगा कि मुझे दर्द तो हो रहा है, उसके साथ में मुझे बहुत ज़्यादा कोल्डनेस फील हो रही है, और वहाँ पे जब हम टच भी करेंगे तो हमें कोल्डनेस फील होगी उस पार्ट में जहाँ पर पेन हो रहा है। उसके अलावा इनका पेन जो है वो शिफ्टिंग कैरेक्टर का है। अब ये शिफ्टिंग कैरेक्टर हमने चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम्स में भी देखा था। ये पेन जो है या कोई भी सिम्टम है उसमें चेंजेबिलिटी देखने को मिलती है, तो ये जो पेन है इसमें भी चेंजेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो पेन कैसा रहेगा, शिफ्टिंग कैरेक्टर का रहेगा, एक जॉइंट से दूसरी जगह शिफ्ट होगा। फोर्थ थिंग है कि ये जो पेन है वो रिलीव्ड होता है, नॉन पेनफुल साइड से इनका पेन ठीक हो जाता है। अगर उसी का अपोजिट देखें कि अगर प्रेशर से ठीक हो रहा है और जहाँ पेन हो रहा है उस साइड लाई डाउन करने से ये पेन ठीक हो रहा है, तो उसका अपोजिट क्या हुआ कि इनमें एग्रावेशन क्या कब होगा, लाइंग डाउन ऑन पेनलेस साइड से इन्हें एग्रावेशन होगा। फिर इसमें सिम्टम एक देखने को मिलता है वीपिंग डिस्पोजिशन। वीपिंग डिस्पोजिशन क्या है कि ये पेशेंट जो हैं वो अपनी कंप्लेंट्स जो हैं बिना रोए बता ही नहीं सकते। हमारे पास अगर क्लिनिक में पेशेंट आया है, हम उससे प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेगा, अपनी प्रॉब्लम्स बताते बताते, इसमें वीपिंग डिस्पोजिशंस हैं कि इनके टेयर्स आ जाएंगे, आंसू आ जाएंगे, रोने लगेंगे, कैन नॉट रिलेट देयर प्रॉब्लम्स विदाउट वीपिंग। ये बहुत इसका इम्पोर्टेंट रूब्रिक माना जाता है। इसके अलावा इनमें थर्स्टलेसनेस बहुत मार्क्ड रहती है। ये जो पेशेंट हैं इनमें थर्स्टलेसनेस देखने को मिलती है हमें, इन्हें प्यास नहीं लगती है, और अगर लगेगी भी तो ये जो है स्मॉल क्वांटिटी में वाटर लेते हैं, मतलब ड्रिंक्स ऑफन लिटिल एट अ टाइम। ये इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रूब्रिक है। इसके अलावा इनके डिस्चार्जेस हमने देखे थे स्फीयर ऑफ एक्शन एंड पैथोजेनेसिस में भी, कि इनके सारे डिस्चार्जेस कैसे रहते हैं, डार्क येलोइश या ग्रीनिश डिस्चार्जेस रहते हैं। जितने भी म्यूकस मेम्ब्रेन से डिस्चार्जेस होंगे वो डार्क होंगे, येलोइश होंगे, ग्रीनिश होंगे, इसके साथ साथ वो थिक नेचर के होंगे। ये जो मेन पॉइंट्स हैं जो कि हम पल्सेटिला के पेशेंट में देखते हैं। एक और जो कि मेनली जो है फीमेल्स में देखने को मिलता है वो है डिरेंजमेंट्स। डिरेंजमेंट्स क्या है कि कोई फीमेल है,
प्यूबर्टी की एज में है, उसको फर्स्ट टाइम जो है मेंसेस आए, मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ है, यानी कि मेनार्ज की स्टेज पे। और उस टाइम पे जो फर्स्ट टाइम मेंसेस आए थे, उस टाइम पे उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिला, मतलब डिस्मेनोरिया की कंडीशन देखने को मिली। और जनरली फीमेल्स में ऐसा होता है कि फ़र्स्ट मेंसेस के बाद हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे आते हैं, तो कुछ कंप्लेंट्स अराइज होना स्टार्ट हो जाती हैं कि उसे फर्स्ट मेंसेस से जब प्रॉब्लम्स आई, कुछ कंप्लेंट्स स्टार्ट हुई, वो अनेमिया हो सकता है, वो जो है वीकनेस हो सकती है, उसके बाद से वो कभी ठीक ही नहीं हुई। तो इसमें एक रूब्रिक लेते हैं हम, नेवर वेल सिंस, कि अगर पेशेंट आया है तो वो कहेगा, मतलब जो लेडी है वो, कि मुझे फर्स्ट टाइम मेंसेस आए थे जब से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, और उसके बाद से ये प्रॉब्लम कभी ठीक ही नहीं हुई। तो ऐसी कंडीशन में हम जो है पल्सेटिला देते हैं उस पेशेंट को।